स्वागत है, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। हम यहाँ मौजूद हैं विजय चौक पर, ठीक संसद के बाहर से। और कहानी कुर्सी की में इस सवाल का जवाब आपको देने की कोशिश है, या कम से कम उस नाम तक करीब पहुंचने की, कौन होगा मुख्यमंत्री राजस्थान की। हम लोगों ने खुलकर बात की कौन हो सकता है, कौन बिल्कुल नहीं हो सकता है। और अब बात हम करते हैं मध्य प्रदेश की। एक बात तो बड़ा साफ अंतर राजस्थान और मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है। राजस्थान में जिस तरीके का शक्ति प्रदर्शन वसुंधरा राजे सिंधिया कर रही हैं, ऐसा मध्य प्रदेश में कोई नहीं कर रहा। शिवराज सिंह चौहान तो बिल्कुल नहीं कर रहे। वो इतना ज़रूर कर रहे हैं, जब से चुनाव के नतीजे आए वो अपने समर्थकों के बीच में जाते हैं, उनके समर्थक जो हैं उनको बधाई देते हैं। ख़ास तौर पर जो उनकी जो समर्थक बहनें हैं, महिलाएं हैं, वो जो हैं उनका राज तिलक करने की तैयारी में बैठी हुई हैं। कल एक बड़ी ऐसी अच्छी तस्वीर देखने को मिली नेताओं के लिए, मतलब क्योंकि इस तस्वीरें कम दिखती हैं, सहज भाव वाली, इसलिए मैं अच्छी तस्वीर कह रहा हूँ। वो अपने परिवार के साथ डिनर करने के लिए चले गए और बिल्कुल एकांत में केवल अपने बच्चों, अपनी पत्नी के साथ वो तस्वीर उनकी दिखाई दी थी। अब आज लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने पहली बार मुख्यमंत्री पद के सवाल पर थोड़ा खुलकर बोला और उन्होंने ये कहा कि ये जो प्रश्न है ये इसीलिए मुझसे ना पूछा जाए क्योंकि मैंने कभी ना पहले अपनी दावेदारी पेश की, ना मैं आज अपनी दावेदारी पेश कर रहा हूँ। मैं कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता रहूँगा। तो आप पहले शिवराज सिंह चौहान की बात सुनिए, फिर जो दूसरा नाम चल रहा है उनकी बात हम करेंगे। मैं मुख्यमंत्री का दावेदार ना तो पहले कभी रहा और ना आज हूँ। मैं एक कार्यकर्ता के नाते सदैव भारतीय जनता पार्टी मुझे जो भी काम देगी उस काम को समर्पित भाव से, अपनी संपूर्ण शक्ति, क्षमता और प्रामाणिकता, ईमानदारी से सदैव करता रहूँगा। मोदी जी हमारे नेता हैं और उनके साथ काम करने में हमने सदैव गर्व का और आनंद का अनुभव किया है। प्रदेश की जनता का एक बार फिर से आभार। शिवराज सिंह चौहान ने जो कहा, कई बार जो है ये कहना कि मैं उम्मीदवार नहीं हूँ, मेरी दावेदारी नहीं है, ये भी दावेदारी पेश करने जैसी जो है हो जाती है। शिवराज सिंह चौहान का लेकिन जो कंडक्ट रहा चुनाव जीतने के बाद से लेकर के अभी तक, उसको लेकर आपको क्या कहना है देवेंद्र जी? सौरभ, आप देखें इस पूरे चुनाव को तो जैसे एक सामान्य तौर पे, परसेप्शन के तौर पे आपको समझ में आएगा कि शिवराज सिंह चौहान ऑब्वियस चॉइस हैं, लेकिन पार्टी की पूरी स्ट्रेटजी देखें, चुनाव लड़ने का तरीका देखें और इस मैंडेट के पीछे की व्याख्या अगर आपको करें तो आपको समझ में आएगा कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं होंगे। इस मैसेज के साथ पार्टी गई थी। जैसे शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, 3 बार के थे, तब भी पार्टी ने उन्हें प्रोजेक्ट नहीं किया। उसका सीधा मतलब क्या था कि पार्टी की जनता में मैसेज दे रही थी कि ये मुख्यमंत्री नहीं होने जा रहे हैं। उनकी विधानसभा सीट को लेकर भी एक कन्फ्यूज़न क्रिएट किया गया और पहली दूसरी लिस्ट में उनका नाम नहीं था। उसके पीछे भी एक मकसद यही था कि एक रणनीति थी कि मैसेज ये दिया जाए कि ज़रूरी नहीं कि यही मुख्यमंत्री होंगे, इनका तो विधानसभा लड़ना तय नहीं। तीसरी चीज़ कि जितने सारे बड़े नेताओं को लड़ाया गया, 3 केंद्रीय मंत्री, 4 सांसद, उसके पीछे भी वजह यही थी। और पोस्टर में भी आप देखें तो शिवराज सिंह चौहान इन सबके समकक्ष ही थे। कहीं भी प्रधानमंत्री मोदी के अलावा शिवराज सिंह चौहान का बड़ा कटआउट लगाया जा रहा हो पार्टी की तरफ से, वो नहीं था। और इतनी सारी मैसेजिंग इसीलिए थी ना कि शिवराज सिंह चौहान हमारे मुख्यमंत्री के फेस नहीं है। सामूहिक नेतृत्व पे पार्टी जा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को लेके जा रही है। और इस रणनीति के बाद अगर ऐसा मैंडेट आया है तो कैसे इसमें आप समझ सकते हैं कि ये सिर्फ मैंडेट शिवराज सिंह चौहान के लिए है? ये तो सामूहिक नेतृत्व के लिए है और जैसे ही सामूहिक नेतृत्व के लिए था, वहाँ पर फिर पार्टी उसके हिसाब से फैसला करेगी। और अब अगर सौरभ, शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने रहते हैं तो इतना तय मानिए कि आप कह सकते हैं कि बाल बाल बच गए। नहीं, बहुत से लोग कहते हैं कि भाई 24 का कैलकुलेशन भी है, उसको अपसेट नहीं करना है, इस लिहाज से शायद अब ओबीसी फेस है। ऐसा नहीं कि और ओबीसी नेता नहीं होंगे, लेकिन अभी जमाया सेटअप जो है उसको नहीं छेड़ना चाहिए। इस वजह से शिवराज सिंह चौहान के नाम की चर्चा कई लोग आगे बढ़ाते हैं। और बिल्कुल इस तर्क में दम है कि लोकसभा चुनाव तक अगर ना छेड़ा जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और ये राय थी। लेकिन पार्टी की जो राय थी वो एकदम से ये रही है, चाहे मध्य प्रदेश बीजेपी संगठन की बात कर लें या दिल्ली की बात कर लें, कि अब हमें किसी और चेहरे पर जाना है। इसमें कोई भ्रम नहीं है, सिर्फ टाइमिंग का मसला हो सकता है, लेकिन इसमें कोई भ्रम नहीं है कि अब किसी और चेहरे पे जाना है। ये सोच बन चुकी है और ये सोच बनने के पीछे कोई और वजह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यही कि ग्राउंड से जो फीडबैक है। आप सौरभ देखें कि इसी दौर में बीजेपी की सर्वोच्च इकाई पार्लियामेंट्री बोर्ड होती है, जो भी किसी भी डिसीजन मौके के सबसे बड़ी बॉडी है, उसमें शिवराज सिंह चौहान को जगह दी गई। तो अगर कोई विद्वेष का भाव होता तो ये सारी चीज़ें नहीं हुई रहती। शिवराज सिंह चौहान इस चुनाव को जिस प्रकार से सिर्फ एक ही योजना पे केंद्रित करते हुए नजर आ रहे हैं, चुनाव के नतीजों के बाद भी इस बात को भी पार्टी बिल्कुल अच्छे रूप में नहीं ले रही है।
ऐसा लग रहा है कि पार्टी का जो एजेंडा है, पार्टी की जो लाइन है, उसको वो क्रॉस करने की, ओवरलैप करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ये बात तो वो चुनाव के बीच, जब चुनाव के नतीजे आने में 2 दिन थे, तब उन्होंने कहा था कोई कांटे की टक्कर नहीं है, लाडली बहनों ने सारे कांटे निकाल दिए। और जब उनकी विक्ट्री स्पीच एक किस्म की हुई चुनाव जीतने के बाद, उसमें भी उन्होंने यही कहा कि मेरी माताओं बहनों ने सारे कांटे निकाल दिए, ये उनकी जीत है। तो ये जो बात देवेंद्र कह रहे हैं उसमें तो वो बात तो बिल्कुल सामने दिखाई दे रही है। अब इसका जो रिएक्शन आ रहा है पार्टी की तरफ से, कैलाश विजयवर्गीय ने खुलकर कल ये कहा इस सवाल पर कि लाडली बहना योजना की जीत है क्या है, तो उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ में कहाँ थी ये योजना, राजस्थान में ये योजना कहाँ थी, तो ये दलील बार बार क्यों दी जा रही है। अब गोपाल भार्गव शिवराज सिंह चौहान की सरकार के ही मंत्री हैं, सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर, इस 6 बार के विधायक, सबसे अनुभवी विधायक हैं। उनकी बात आप सुनिए, वो भी यही कह रहे हैं कि लाडली बहना योजना को जिस तरीके से क्रेडिट दिया जा रहा है वो उचित नहीं है, ये जीत नरेंद्र मोदी की जीत है। तो मैं मानूं कि मैं भावी सीएम से बात कर रही हूं इस वक्त? आज के दिन मुझे लगता है मैं गरीब कल्याण के अलावा कोई बात करने के लिए वो नहीं हूँ, लेकिन ये सब पार्टी के फैसले होते हैं। हम नीतियों के साथ जनता के बीच में जाते हैं, व्यक्ति के नाते नहीं जाते हैं। और इसलिए कार्यकर्ता होने के नाते हम योजनाएं लेकर गए थे, हम अपने नेता और उनकी नीतियों को लेकर गए थे, जिसकी मैंने आपसे चर्चा की है। ये फैसला भी पार्टी करती है, प्रहलाद पटेल। अनेकों योजनाएं जैसे लाडली बहना और भी हमारे अनेकों योजनाएं, किसान सम्मान निधि, लाडली लक्ष्मी, संभल, अनेकों प्रकार की कल्याण की योजनाएं, उनसे भी मत प्रतिशत बढ़ा और हमारा समर्थक वर्ग बढ़ा। लाडली बहना के अलावा तमाम और भी कारक रहे, प्रधानमंत्री आवास योजना है, आपने बताया किसान कल्याण योजना है, ये सब मिलाकर जीत मिली। ये बात सही है, किसी एक योजना के दम पर चुनाव नहीं होते। सीएम कौन बनेगा? अभी तो आपने देखा किसी एक योजना को क्रेडिट नहीं दिया जा सकता। ये वो लोग कह रहे हैं जो सरकार में शामिल थे और वरिष्ठ मंत्री थे, वो इस बात को जो है आगे बढ़ा रहे हैं। जो बात जो देवेंद्र आप कह रहे थे कि भाई केवल एक योजना पर को श्रेय देने का जो बात कही जा रही है और शिवराज सिंह चौहान इस बात को कह रहे हैं, वो शायद पसंद नहीं की जा रही है। हर्षवर्धन जी, नहीं, ये ठीक भी नहीं है। मुझे लगता है कि किसी भी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की इन 3 राज्यों की प्रचंड जीत को आप किसी एक योजना पे जाकर ले जाएं तो ये उचित नहीं होगा, ये सचमुच अन्याय होगा। और दूसरा, शायद ये बहुत कॉशियस डिसीजन है। नरेंद्र मोदी फ्रीबीज पॉलिटिक्स के विरुद्ध रहे हैं। कई बार चुनाव में होता है, आपको चुनाव के समय में सामने वाली पार्टी ऐसे वादे कर रही तो आपको भी उसके सामने एक कहना पड़ता है चलो मेरा काउंटर चैलेंज है, ये काउंटर ऑफर है आपका। लेकिन वही आपकी पहचान बन जाए, ये कभी भी नरेंद्र मोदी वाली भारतीय जनता पार्टी पसंद नहीं करेगी। शिवराज सिंह चौहान बड़े शानदार नेता हैं, बहुत शानदार उनका कार्यकाल रहा। मुझे लगता है कि पार्टी ने उनकी सम्मानजनक विदाई का मुख्यमंत्री पद से एक रास्ता तैयार किया है, उनको भी अब उस तरफ सोचना चाहिए। और बहुत स्पष्ट है, ओबीसी राजनीति के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी के पास नेताओं की कमी नहीं है। खुद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल वो इसीलिए वहां एक तरह से कहें कि माना जा रहा है लोधी समाज के बड़े नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी को एक आवश्यकता भी है। और मेरा ये मानना है कि मध्य प्रदेश जैसा डाइवर्सिफाई स्टेट है, जैसा राज्य है, उसमें सचमुच अब एक जरूरत है कि नया नेतृत्व, नया चेहरा आए। कम से कम केंद्रीय नेतृत्व ये तय कर चुका है। और जहां तक रही किसके नाम पर वोट मिलता है, तो मोदी के लिए महिलाओं की कतार अगर पूरे देश में लगती है तो शिवराज सिंह चौहान ने उसको और आगे बढ़ाया। और मैं उसको दूसरी तरह समझाता हूं कि नींव के पत्थर, इमारत और सबके ऊपर एक झंडा लगा दिया जाता है, दिखता सिर्फ झंडा है। तो शायद चुनाव के समय में लाडली बहना झंडा दिख रहा था, लेकिन इतनी योजनाएं, इतना सब कुछ और उसमें ब्रांड नरेंद्र मोदी, वो सबसे महत्वपूर्ण था। नहीं, एक बात और, जैसे अभी हमने आपको बयान सुनाया शिवराज सिंह चौहान का, जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं पहले भी दावेदार नहीं था, अब भी दावेदार नहीं हूँ सीएम पोस्ट का। कई बार होता है कि आप भीड़ में हैं, रिपोर्टर, मीडिया पर्सन हैं, वो माइक आपकी जो है सामने लगा देते हैं और सवाल पूछते हैं, तो आपको कुछ कहना पड़ता है, रिएक्ट करना पड़ता है। ये वैसा वाला मामला नहीं था। वो स्टेटमेंट उन्होंने जारी किया है कि मैं सीएम फेस नहीं हूँ, ये उनको कहना पड़ रहा है, तो ये भी सामान्य बात नहीं है। देखिए, ऐसा होता है कि जो भी राजनीति में आता है, अगर वो राज्य की राजनीति में है तो वो सीएम बनना ही चाहता है। तो ये कहना कि मैं सीएम की रेस में नहीं हूँ या सीएम बनना नहीं चाहता हूँ, ये सिर्फ एक मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये रेस में आने के लिए जारी किया गया बयान है। मैं कह रहा हूँ कि ये ऐसा बयान है कि जिसको आप किसी भी तरह से ले सकते हैं, कि वो अपने आप को ये नहीं कहना चाहते कि मैं ही हूँ। तो दूसरा, हम अभी बात कर रहे थे योजनाओं की। देखिए, मैं जितना समझता हूँ कि केंद्र में भी अगर हम योजनाओं की बात करें तो फ्री राशन, ठीक है, अगर सिलेंडर, देखिए मुझे लगता है नरेंद्र मोदी ऐसी योजनाओं के खिलाफ तो हैं कि जो कि एक पर्टिकुलर वर्ग को दी जा रही हैं।
एक मतलब एक इस तरह से दी जा रही हो कि ये मुस्लिम्स के लिए योजना है, ये किसी पर्टिकुलर वर्ग के लिए योजना है, उसके खिलाफ तो हैं। लेकिन योजनाओं का ऐसी योजना है जैसे कि लाडली बहन योजना थी, वो योजना जो है सबके लिए है। तो मुझे नहीं लगता कि वो उस तरह की योजना के कहीं खिलाफ होंगे या उस कारण से कोई शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ लेकिन आप लाडली योजना को क्रेडिट देंगे तो वो क्रेडिट जाएगा शिवराज जी को। हाँ, मैं ये मानता हूँ। देखिए, राज्य में अगर कोई योजना जा रही है तो वो शिवराज सिंह चौहान की योजना है, उसको लेकर मैं तो आपको बता रहा हूँ कि ग्राउंड पे उस योजना की किस तरह से चर्चा थी, किस तरह से महिलाओं के बीच में चर्चा थी, तो कैसे हम क्रेडिट ले सकते हैं। ये बात दूसरी है कि बीजेपी के भीतर ये सोच ज़रूर है कि उन्हें एक नई लीडरशिप जो है राज्यों में और अदरवाइज भी उभारने की कोशिश वो करना चाहते हैं। तो वो चाहते हैं कि नए लीडर्स सामने आए जो कि एक लंबे समय तक अब बीजेपी की कमान लेके राज्यों में सामने आए। तो ये कारण हो सकता है शिवराज सिंह चौहान जो है उनकी इस मतलब उनको ना बनाया जाए, लेकिन बाकी योजनाओं के कारण ये अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि उनके जो उनका कोशिश है या उनके जो क्रेडिट मिलना चाहिए उसको कहीं और मैं फिर कह रहा हूँ कि वो स्टेटमेंट उन्होंने जारी किया कि मैं दौड़ में नहीं हूँ, कहने की उनको आवश्यकता नहीं थी अदरवाइज। बिल्कुल नहीं सौरभ जी, जो व्यक्ति मध्य प्रदेश का 18 साल मुख्यमंत्री रहा हो उसको बहुत आसानी से खारिज नहीं किया जा सकता। लेकिन ये बात भी सही है कि 163 सीटें का जो प्रचंड बहुमत मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मिला है वह प्रधानमंत्री मोदी के कारण मिला हुआ है। और प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी रैली में कहीं शिवराज सिंह जी की योजनाओं का बहुत जिक्र नहीं किया, कहीं शिवराज सिंह चौहान को उसका क्रेडिट नहीं दिया। आप देखिए, संगठन से भी जब पूछा गया, अमित शाह से जब पत्रकार वार्ता में भोपाल में पूछा गया कि आपका मुख्यमंत्री कौन होगा मध्य प्रदेश में, क्या शिवराज को चेहरा क्यों घोषित नहीं किया, अमित शाह जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि सरकार आने पर पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगा मुख्यमंत्री किसे बनाना है। भूपेन्द्र यादव ने भी इसी बात का जिक्र किया था। मुझे लग रहा है 163 सीटें आने के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाती है तो ये सीधा सीधा संदेश होगा कि 163 सीटें की जीत शिवराज सिंह चौहान की जीत है और यह केंद्रीय नेतृत्व कभी स्वीकार नहीं करेगा। मुझे लग रहा है ये प्रधानमंत्री मोदी की जीत है और ये शिवराज सिंह चौहान को चुनाव के पहले ही संदेश दे दिया गया था और इसी कारण पूरा प्रदेश सामूहिक नेतृत्व के अंदर चुनाव लड़ा है। इस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में नहीं बनाएगी, कोई नया नेतृत्व वहां पर लेकर आएगी। लेकिन यह बात भी है कि अगर आप शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाओगे, ये आपको लग रहा है कि ऐसा होगा? बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। पूरा अगर आप एपिसोड देखोगे पिछले 90 दिन का चुनाव प्रचार अभियान शुरू होने से लेकर, तो ये बात को इंगित कर रहा है। और आप प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां देखिए, किसी रैली में उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है कि सीधा साधा संदेश है शिवराज सिंह चौहान को कि अब उनका विदाई का वक्त आ गया है। बड़ा साफ साफ आपने कह दिया शिवराज सिंह चौहान की विदाई का वक्त आपको ये मालूम पड़ रहा है। मुझे लगता है कि आपके नाम पर मैं जाऊंगा, वसुंधरा, शिवराज, रमन, इनकी विदाई का वक्त तय है। और कई बार हम लोग जब बोलते हैं तो लगता है जैसे कि हम इन नेताओं को खारिज कर रहे हैं। ये बड़े नेता हैं, इन्होंने अच्छे काम किए, लेकिन किसी भी पार्टी के लिए एक कालखंड में एक नेता से आगे बढ़ना होता है। और नरेंद्र मोदी के संदर्भ में कहें तो हर राज्य में लीडरशिप खड़ी कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। इस लिहाज से भी ये परिवर्तन तय है। अब जो दूसरा नाम जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है, अभी आपने थोड़ा सा उनका बयान सुना, मैं आपको पूरा सुना देता हूं। आज इंटरव्यू हमारी सहयोगी ने उनका किया है। प्रहलाद पटेल केंद्रीय मंत्री हैं, तो प्रहलाद पटेल ने इसी सवाल के जवाब पर मुख्यमंत्री कौन होने जा रहा है, देखिए उन्होंने क्या कहा। तो मैं मानूं कि मैं भावी सीएम से बात कर रही हूं इस वक्त। आज के दिन मुझे लगता है मैं गरीब कल्याण के अलावा कोई बात करने के लिए वो नहीं हूँ, लेकिन ये सब पार्टी के फैसले होते हैं। हम नीतियों के साथ जनता के बीच में जाते हैं, व्यक्ति के नाते नहीं जाते हैं। और इसलिए कार्यकर्ता होने के नाते हम योजनाएं लेकर गए थे, हम अपने नेता और उनकी नीतियों को लेकर गए थे, जिसकी मैंने आपसे चर्चा की है। ये फैसला भी पार्टी करती है, प्रहलाद पटेल का काम नहीं है। अच्छा, बहुत से लोगों को देखिए, अब तो सोशल मीडिया पर लोग अपनी जो भी भावना होती है स्पष्ट लिख देते हैं ना, तो वो कई लोगों ने कहा कि भाई इंटरव्यू सब हो रहे हैं, यही कई संकेत तो नहीं है इंटरव्यू करवाए जाने के, जाइए अब आपका दिन आ गया। और इससे पहले सौरभ शुरुआत हो गई थी, कल दिन में ये गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे और उसके बाद उस तस्वीर को सोशल मीडिया पे डाला गया और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिले थे। और उसके बाद फ़ोन आने शुरू हो गया, हलचलें मध्य प्रदेश में शुरू हो गई कि हाँ, इनको बोल दिया गया है। हकीकत ये थी कि क्योंकि चुनाव में जीत के बाद आपको एक शिष्टाचार के तौर पर अपने बड़े नेताओं से मिलना होता है, तो इसलिए ये मुलाकात थी। इन बड़े नेताओं ने इनको बुलाया नहीं था, जो हमारी जानकारी है उस हिसाब से। लेकिन अगर शिवराज सिंह चौहान को कमान फिर से नहीं मिलती है, जिसकी संभावना बहुत ज़्यादा है कि शायद ही मिले, जैसे मैं बार बार सौरभ इस बात को कह रहा हूँ और ये बात हम लोग रिपोर्ट के तौर पे कर रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान, जब परसों फैसला किया गया था तो शिवराज सिंह चौहान के अलावा दूसरे नाम पर बहुत गंभीरता से विचार किया गया था। अंतिम फैसला क्या हुआ ये जानकारी नहीं है, लेकिन
बहुत गंभीरता के साथ, जब बहुत गंभीरता के साथ हम लोग कह रहे हैं तो समझा जा सकता है कि शिवराज सिंह चौहान के लिए वो कितनी बड़ी खतरे की घंटी है। और उस परिस्थिति में जो एक स्वाभाविक नाम है वो प्रहलाद पटेल का, उसके पीछे वजह यह है कि ये खुद ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, बड़ा लंबा इनका अनुभव रहा है, चाहे संगठन की आप बात कर लें या फिर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी एक केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे। विधायक ज़रूर ये पहली बार बने हैं लेकिन सांसद 4 बार रह चुके हैं। तो और जनाधार और संगठन वाले नेता के तौर पर जाना जाता है। इस चुनाव में भी अगर बात करें तो पार्टी ने इनका बहुत इस्तेमाल किया है, कुशल प्रशासक की छवि है। तो इन सारी खूबियों के दम पे आप समझ सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान का के बहुत स्वाभाविक विकल्प के तौर पर प्रहलाद पटेल हैं। बाकी दूसरे नाम को आप देखेंगे तो सब में आपको बड़ी समस्या नजर आएगी और लगता नहीं कि पार्टी किसी अन्य नाम पर विचार की होगी। अलग अलग तरीका होता है देखिए नेता का, और वो अपने स्वभाव के हिसाब से वो एक्ट करते हैं। जैसे वसुंधरा राजे खुलकर अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही हैं, विधायकों को बुलाया अपने घर पर, विधायक एक एक करके विधायक जा रहे हैं, आ रहे हैं, सब बाहर जा कर के कह रहे हैं कि भाई यही हैं जननेता, इन्हीं को यही जो है राजस्थान के दिल में है। शिवराज सिंह चौहान ऐसी पर्सनैलिटी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अपनी दावेदारी नहीं पेश करना चाहते। जैसे उन्होंने एक बयान जारी किया। दूसरा, वो कल जैसे मैंने बताया था डिनर पर गए थे तो अंदर तो तस्वीर में केवल 4 ही लोग दिखाई दे रहे थे, लेकिन पता लगा बाहर बहुत सारे लोग थे, मीडियाकर्मी बहुत सारे थे, कोई तस्वीर तो खींच ही रहा था, कोई वीडियो जारी भी हुआ। आज ऐसा लंच पर हुआ है तो ये क्या उनका तरीका है दिखाने का कि भाई हाँ मैं भी हूँ, याद है ना? नहीं, मुझे लगता है कि ये तरीका होता है और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। अगर नेता मतलब ये है कि हर वक्त आप राजनीति करते रहिए, ये मेरा मानना है कि आप जिस प्रोफेशन में हैं। लेकिन और इसको अगर आप देखें तो शायद यही स्वभाव, यही तरीका है कि शिवराज सिंह चौहान 2018 की हार के बाद 2019 में सरकार बनी तो सिंधिया जी की वजह से थी, लेकिन वो सर्वाइव इसी वजह से कर गए क्योंकि उनको ये करना आता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अब उस सर्वाइव करने के, जिसको कहते हैं ना किसी सर्वाइवल की एक लिमिट होती है, वो लिमिट भी अब समाप्त हो चुकी है और उनकी सम्मानजनक विदाई मुख्यमंत्री पद से होगी। और मैं ये मानता हूं कि केंद्रीय भूमिका उनकी फिर से तैयार होगी, वो दिल्ली आएंगे और वो भूमिका लगभग तय है। और ये भी सच है कि अगर मुख्यमंत्री का बदलाव हो रहा है तो प्रहलाद सिंह पटेल सबसे बड़े दावेदार हैं और बेहतर भी हैं। अगर हम देखें तो उनका जो जनाधार है, जिस तरह से लोध पटेल नेता है, उमा भारती के जाने के बाद एक बड़ी कहें कि वैक्यूम वाली स्थिति है, उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह भी अब रहे नहीं, तो उस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण। एक चीज मैं क्लियर कर लूं कि क्या हम फिर किसी तीसरे नाम की चर्चा करने का नहीं है मतलब? मेरे हिसाब से सर मध्य प्रदेश में किसी तीसरे नाम पर विचार करने की जरूरत नहीं है, इन्हीं नामों पे केंद्रित रखने की जरूरत है। ये बिल्कुल क्लियर हो गया फिर, ठीक। प्रहलाद पटेल को लेकर मुझे थोड़ा एक संशय है, इसलिए भी है कि देखिए प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट में वो स्वतंत्र प्रभार इंडिपेंडेंट मिनिस्टर थे। जब मोदी ने पोर्टफोलियो चेंज किए उसमें उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया, राज्य मंत्री बना दिया गया। तो मोदी कैबिनेट में वो उनका पद कम हुआ है, स्वतंत्र प्रभार से वो राज्य मंत्री बन गए। तो ऐसा लगता है कि शायद प्रधानमंत्री मोदी उनकी कैबिनेट में परफॉर्मेंस से खुश नहीं थे, इसलिए उन्हें प्रमोट करके कैबिनेट नहीं बनाया, उन्हें स्वतंत्र प्रभार से नीचे लाकर राज्य मंत्री बना दिया है। तो मुझे लगता है कि प्रहलाद पटेल को लेकर शायद भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर नहीं बढ़ेगी, ऐसा मुझे लगता है। इस पर एक कमेंट फिर मैं आगे जो है दूसरी तस्वीर में बढ़ता हूं। और सर अब ये जो फैसला किया गया था उसकी वजह कुछ और थी और निश्चित तौर पर उस वजह का चर्चा हम लोग बहुत नहीं कर सकते, लेकिन साथ साथ उसमें आप ये भी देखें कि फिर से एक अलग मंत्रालय भी दिया गया था। और ये सारी वजहें ऐसी नहीं होती, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री की वैसी कोई नाराजगी होती तो प्रधानमंत्री सीधे मंत्रिमंडल से बाहर ही कर देते, समझ सकते हैं ना, उनको किसी से पूछने की जरूरत होती नहीं। तो अगर ये चीज़ें हैं तो कम से कम ये आधार नहीं हो सकता। इतना ज़रूर है कि क्या पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस बात को लेकर मुतमईन रहेगा और रहना चाहेगा कि ये उस हिसाब से डिलीवर कर सकते हैं। उस पैमाने पर आप देखें तो कहीं कोई कॉन्ट्रडिक्शन नज़र नहीं आ रहा सर। चाहे कास्ट की आप बात कर लें, संगठन में उनके अनुभव की बात कर लें, प्रशासनिक अनुभव की बात कर लें, जैसा कि पहले मैंने बताया कि वाजपेयी सरकार में भी मंत्री थे, तो इन सारे पैमाने पे एकदम से खरे उतरते हैं और पहला स्वाभाविक विकल्प वही नजर आ रहा है। जिन 2 तस्वीरों की शिवराज सिंह चौहान की मैं बात कर रहा था वो मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। अब देखिए, कल गए थे वो एक रेस्टोरेंट में, होटल में खाना खाने के लिए अपने परिवार के साथ, और आज उन्होंने, जिनको वो अपना परिवार कहते हैं, जनता को, उनको ही बुला लिया लंच पर, उन्हीं के बीच में बैठकर उन्होंने जो है भोजन किया। तो ये दोनों तस्वीरें जो है वो हम आपको ये बता रही हैं काफ़ी कुछ कि क्या शिवराज जी इस तरीके से अपनी दावेदारी जो है वो प्रस्तुत करना चाहते हैं। क्योंकि ऐसा होता है तो फिर ये इनकी तस्वीरें फिर रिलीज की जाती हैं, शेयर की जाती हैं लोगों के सोशल मीडिया पर, खास तौर पर। ये तस्वीरें क्या कह रही हैं? नहीं, निश्चित तौर पर वो कोशिश है, लेकिन यहाँ एक बात सबको अब ध्यान में रहनी चाहिए कि ये विधायक अब तय करने वाले हैं। अब जनता, भीड़, इस तरह के फोटोज और जो लोग निर्णय लेने वाले हैं, यानी स्पष्ट तौर पर कहें तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह, उनके ऊपर इस तरह की चीज़ों का बहुत प्रभाव नहीं पड़ता है।
वो बहुत स्पष्ट होते हैं और किसी की भी भूमिका को लेकर पार्टी के भीतर दूसरे चैनल भी हैं। जैसे मध्य प्रदेश है तो मेरा ये मानना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी फीडबैक का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होगा उसमें, जो भी मुख्यमंत्री बनेगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई नरेंद्र मोदी अमित शाह अचानक तय करते हैं। कई बार ये मीडिया में बात करते हुए हम लोग भी मोदी शाह करते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी अमित शाह के फैसले इसीलिए ठीक चलते हैं क्योंकि वो उन सारी जगहों से बात करते हैं जिस फीडबैक का सबसे अधिक महत्व है। और मध्य प्रदेश के संदर्भ में मेरा यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी, और वहां पर इंस्टीट्यूशंस खड़े किए हैं। बीजेपी ने और किसी राज्य में उतने इंस्टीट्यूशन नहीं खड़े किए जितने गुजरात और मध्य प्रदेश में किए हैं। इसलिए भी मुझे लगता है कि फीडबैक पहले से तय है, किसको मुख्यमंत्री बनाया जाना है वो लगभग तय है। सौरभ, इसमें थोड़ा सा एक छोटी चीज मैं जोड़ दूं कि जो कह रहे हैं हर्षवर्धन, वाकई ये उसके बाद क्या होता है, जैसे जब हम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि नाम तय हो चुका है, फिर पार्टी ने ऐलान क्यों नहीं कर दिया? तो इस प्रक्रिया में समय लगता है कि बाकी जितने संगठन हैं, जिन लोगों को आपको ऑन बोर्ड लेना है, उनको बताया जाता है। वहाँ पर किसी लेवल पर अगर कोई बहुत स्ट्रांग ऑब्जेक्शन सामने आया, उन्हीं अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में वो निर्णय बदलता है, अन्यथा बदलता नहीं। तो वो प्रक्रिया की जा रही है बस। तो अगर कोई, जैसा आप कल से कह रहे हैं कि नाम तो तय हो चुका है ऑलरेडी, तो वो नाम इन तक पहुंचा होगा, क्या इसकी संभावना है? शिवराज सिंह चौहान तक? जी ना, बिल्कुल नहीं। उन तक ये जानकारी सीधे तो बिल्कुल ही नहीं पहुंची होगी। उनके जो इनडायरेक्ट माध्यम हो सकते हैं, उसके मार्फत कुछ संकेत मिला होगा, और उस संकेत का नतीजा आप कह सकते हैं आज का जो बयान है, जिस तरह के वो बयान दे रहा है। हालांकि शिवराज सिंह चौहान को देखें, सहज मिलनसार व्यक्ति हैं लोग। अब ऐसे तो हो नहीं पाएगा, चिल्ला चौन थोड़ा सा भाई रुको, ऐसे में ढंग से चलो आप लोग, चलो बाहर चलो भाई, बाहर चलो पीछे यहाँ बाइक नहीं दे रहे। चलो पीछे और पीछे हम लोग बाहर चलें खुली जगह पर, फिर हम लोग जो है बात करेंगे। उनका बयान हम जो है आपको ये स्टेटमेंट जो है हम सुनाएंगे। आप बता रहे थे कि मतलब कुछ जो प्लस है उनकी पर्सनालिटी के, वो तो है ही। हाँ बिल्कुल, सहज मिलनसार हैं और मुख्यमंत्री के तौर पे बहुत शानदार ट्रैक रिकॉर्ड उनका रहा है। ये सारी खूबियाँ रही हैं, लेकिन जिस प्रकार से चुनाव के नतीजों के बाद सौरभ जो कुछ वो कर रहे हैं, इतना हम लोग रिपोर्ट कर सकते हैं कि पार्टी का सिस्टम उसको बिल्कुल भी अच्छे रूप में नहीं ले रहा है, बहुत ख़राब रूप में ले रहा है। और मुझे लगता है कि शायद कोर्स करेक्शन के तौर पर आज शिवराज सिंह चौहान ने उन तक भी ये बात पहुंची होगी। आज उन्होंने जो बयान दिया है इसको इसी संदर्भ में लिया जाना चाहिए, अन्यथा कोई ज़रूरत नहीं थी आज बोलने की। दोबारा कुछ कह रहे हैं, देखें। और यहाँ पर भोजन करने पहुंचे थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। ठीक है। और हाँ भाई साहब, मैं भाई साहब कोशिश हो रही है कि उनसे बात की जाए, लेकिन वो आज लोगों के बीच में जो है बड़ा घिरे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे तस्वीरें बता रही हैं, लोगों के बीच में, बच्चों के बीच में बैठकर उन्होंने जो है भोजन किया हुआ है। जैसा बाकी हमारे तीनों साथी कह रहे हैं कि भाई गुंजाइश कम लगती है शिवराज जी की। देखिए, ये जब बात मैंने पहले भी कही थी कि जो एक हर्षवर्धन जी ने भी कही, एक नई लीडरशिप जो है राज्यों में उभारने की कोशिश है बीजेपी की। अगर उस कोशिश को हम देखेंगे तो जरूर है कि शिवराज सिंह चौहान जो देखिए, ये इसका ऐसे में बोल नहीं पा रहे। बहनों का शुद्ध और सात्विक प्रेम अद्भुत है। आज उन्होंने भोजन पे बुलाया, मैं भोजन पे आया। और महिला सशक्तिकरण, बहन और बेटियों का सशक्तिकरण हमारे जीवन का मिशन है। आपका एक बयान अभी आपने कहा कि आप सीएम पद के दावेदार नहीं हैं। मैं पहले भी कभी नहीं रहा, आज भी नहीं हूं, बाद में भी नहीं रहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक बड़े मिशन को पूरा करने के लिए काम करते हैं, किसी पद के लिए नहीं। और उस मिशन के माध्यम से जो काम मिलता है उसको हम मेहनत ईमानदारी से करते हैं। अब इससे ज्यादा न्याय हो नहीं पाएगा। मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा।
कल मैं जा रहा हूं छिंदवाड़ा, जहां 7 विधानसभा की सीटें हम नहीं जीत पाए। मेरा एक ही संकल्प है, 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते मध्य प्रदेश में, और श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, जो हमारे नेता हैं, उनके गले में 29 कमल की माला डाल के संपूर्ण बहुमत यहां से भारतीय जनता पार्टी को मिले और वो फिर से भारत के प्रधानमंत्री बने। इसलिए 29 की 29 लोकसभा की सीटें जीतना ये हमारा अगला लक्ष्य है। जिस छिंदवाड़ा विधानसभा में हम विधानसभा की सीटें नहीं जीत पाए, कल मैं वहां जा रहा हूं अपने कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करने। कहा कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। अब दिल्ली अपना नाम बढ़ाने नहीं जाऊंगा इसलिए कह रहे हैं, या दिल्ली में मुझे काम के लिए बुलाएंगे तो यानी कहीं कहें कि आप दिल्ली में आके मंत्रालय ज्वाइन कीजिए तो उसके लिए नहीं जाऊंगा। देखिए लक्षण तो नहीं बोल सकते सर। ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो ये कह दें और भी सार्वजनिक तौर पे कह दें। ये बात एक लाइटर नोट पर। हाँ, वो रिपोर्टर्स ने ये पूछा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तमाम लाडलियों के बीच में आए, उन्हीं लाडलियों के बीच जिन लाडलियों के चलते उन्हें मामा कहा गया और जो प्रचंड जीत है। सर, लाडलियों के बीच एक बार मुस्कुराता हुआ मामा। हमेशा अपनी बहनों के बीच आना जी सुखद होता है। बहनें बहुत स्नेह और प्रेम करती है जी, और आज अमृत जैसा भोजन कराया। यही बहनें थी, यही बहनें थी। वोट किसको दिया? वोट किसको दिया? सर, आपने भोजन भी किया? क्या खाया? क्या खाया सर? सब्जी रोटी खाई। ठीक है। और यही मामा का वो अंदाज है जिसके चलते बड़ी जीत यहाँ पर मिली, और तस्वीरों में देख सकते हैं। और यहाँ पर भोजन करने पहुंचे थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। ठीक है। और भाई साहब, मैं भाई साहब और देखिए दूसरा आगे उन्होंने जो बात कही कि लोकसभा की 29 सीटें नरेंद्र मोदी जीते, यहाँ उनकी कमल की माला उनको पहनाई जाएगी, सारी सीटें हम जीतेंगे। पिछली बार 28 सीट भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीती थी। उन्होंने कहा मैं छिंदवाड़ा जा रहा हूँ, कमलनाथ के जो गढ़ है वहाँ पर मैं जा रहा हूँ, जहाँ से वो जीतते आए हैं। इस बार उन्होंने बताया सारी सीटें हम वहाँ पर जीते हैं और वो छिंदवाड़ा के लिए रवाना हो रहे हैं। लेकिन उन्होंने अपने लिए लक्ष्य बता दिया 2024 का। अब जो बात लेकिन देवेंद्र कह रहे थे कि आज उनका एक कहना कि मैं नहीं हूँ दौड़ में, हो सकता है ये कहा गया हो कि भैया अब थोड़ा कोर्स करेक्शन कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, मैं फिर भी मानता हूं कि शिवराज सिंह चौहान को अभी भी लग रहा होगा कि उनके नाम पे कंसिडरेशन होगी। और जैसे कि हम बात कर रहे थे कि अभी नामों को कैसे डिसाइड किया जाता है, बात हो रही थी, तो ऐसा कुछ नहीं होता कि एक नाम लेके आरएसएस से कोई चर्चा होती है। 2-3 नाम जाते हैं, उस पर चर्चा होती है और उसमें उनका फीडबैक लिया जाता है कि आप क्या सोचते हैं। और आरएसएस में भी जो विभाग हैं वो बटे हुए हैं कि राजनीति कौन देखेगा, मीडिया कौन देखेगा, बाकी सब। तो जो राजनीति देखते हैं उनके साथ चर्चा होती है कि आपका क्या फीडबैक इन नामों पे है, उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि किस नाम को आगे बढ़ाना है। तो ये जहाँ तक शिवराज सिंह चौहान की बात, देखिए इसे नॉर्मल वे में भी लिया जा सकता है। वो ये वेट कर रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व उन्हें किस काम के लिए बढ़ाता है। क्या उनको वो केंद्र में लाना चाहते हैं, क्या उनको सीएम शिप ही देना चाहते हैं, या फिर कुछ और उनके लिए उन्होंने सोचा हुआ। तो ये सब चीज़ें जो है उनके दिमाग में चल रही होगी और केंद्रीय नेतृत्व जो है वो इन सब बातों पर चर्चा कर रहा होगा कि आखिर कौन व्यक्ति जो है जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा है, जो सबको साथ लेके चल सकता है, वो उसका नाम आगे बढ़ा। अगर ऐसा नहीं होता, जैसा कि आपने कहा कि गुंजाइश ज़्यादा है कि वो दोबारा अगली बार एक बार फिर मुख्यमंत्री बने, तो उनके लिए कहीं और अकोमोडेट किया जाएगा, इस बात को भी निश्चित माने। बिल्कुल साहब, इसमें कोई दो राय नहीं कि ऐसा नहीं है कि उनको किसी वनवास में भेजा जाएगा, उनको लेके कोई नाराज़गी है, उनसे कोई गलती हुई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस उनकी भूमिका बदल दी जाएगी और उसके बाद आप संभव है कि अगर ये फैसला हो गया तो उसके बाद आप राष्ट्रीय राजनीति के स्तर पे उनको देख पाएंगे। और निश्चित तौर पे इसमें कोई दो राय नहीं कि केंद्र सरकार में भी उनके लिए जगह रहेगी, क्योंकि इतना वास्ट एक्सपीरियंस है उनके पास कि अगर मुख्यमंत्री से हटाए जाते हैं तो उम्मीदें उनको ज़रूर होगी कि कम से कम और कुछ नहीं तो लोकसभा चुनाव तक रहने दिया जाए। प्लस इतने सालों तक मुख्यमंत्री सौरभ रहे हैं तो पार्टी के सिस्टम में भी
संघ के सिस्टम में भी आपके अपने लोग हो जाते हैं जो कि आपके पीछे एकदम से खड़े रहते हैं। तो ऐसे अवसर पर वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, वो बचाने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी कवायद निश्चित तौर पर चल रही है। आप स्वाभाविक तौर पर सोचिए ना कि इस मैंडेट के बाद जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, अगर अभी भी उनको कोई इंडिकेशन नहीं दिया गया है, सही बात। इससे नहीं समझ में आ रहा है कि हाँ पार्टी के भीतर क्या चल रहा है, पार्टी के भीतर कितना रीथिंक है। और अगर रीथिंक है तो समझा जा सकता है ना कि रीथिंक के एक नहीं कई सारे सबूत हैं। पूरे चुनाव के दरमियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर आपकी उपलब्धियों की चर्चा नहीं करें, जीत के बाद अगर बीजेपी दफ्तर में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 लाइन बोले उनके बारे में, शिवराज सिंह चौहान के बारे में, आपको छत्तीसगढ़ को लेकर सवाल खड़ा हो सकता है कि भाई वहाँ के नाम क्यों नहीं तय हो रहा है, क्योंकि नया कुछ करना है। राजस्थान को लेकर आपको कोई सवाल खड़ा हो सकता है, लेकिन मध्य प्रदेश में तो अगर ये रीथिंक नहीं था तो समय ही नहीं लगना था। बिल्कुल 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 ठीक। और जैसा देवेंद्र ने भी कहा कि भाई तीसरे नाम पर चर्चा हो, इसकी उम्मीद लगभग न के बराबर है प्रहलाद पटेल के अलावा। आप कुछ नाम उसमें ऐड करना चाहें जो आपको लगता मुमकिन है? देखिए बहुत से नाम है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शिवराज सिंह चौहान अगर मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो पार्टी के पास और भी बेहतर विकल्प उपलब्ध है जिस पर पार्टी वर्कआउट कर सकती है। आउट ऑफ बॉक्स जाके कई नाम आ सकते हैं जिसके अंदर कई नए चेहरे भी हो, सरप्राइजिंग चेहरे भी हो सकते हैं। कोई ऐसा नेता भी हो सकता है जिसने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा हो और वो मुख्यमंत्री के रूप में हमें देखने को मिले। लेकिन ये तय है कि अगर शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो उन्हें खाली नहीं छोड़ा जाएगा, दिल्ली में जिम्मेदारी दी जाएगी। आप देख सकते हैं गुजरात का उदाहरण हमारे सामने, विजय रूपाणी जब मुख्यमंत्री नहीं रहे तो उन्हें संगठन में जिम्मेदारी दी गई और पंजाब के प्रभारी बनाए गए। तो निश्चित रूप से शिवराज सिंह चौहान को जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन ये तय है कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। आप बड़ा एम्फेटिकली इस बात को कह रहे हैं। बिल्कुल, मतलब जो पूरे समीकरण राजनीतिक पार्टी का जो मतलब पीएम का हावभाव बता रहा है, अमित शाह की पत्रकार वार्ता और संगठन का वहाँ का हावभाव बता रहा है, वहाँ के स्थानीय नेता जो बता रहे हैं, जो फीडबैक वहाँ से आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। और शिवराज सिंह चौहान भी इतनी प्रचंड जीत के बाद अभी तक दिल्ली बधाई देने पीएम को और अमित शाह से मिलने नहीं पहुंचे हैं। तो मुझे लगता है ये उन्होंने भी कहा ना मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। और बाकायदा जिम्मेदार लोग ये बता रहे हैं, पार्टी के कि हाँ बदला जा रहा है, बदलने का पूरा मूड है, ये बताया जा रहा है। ये तो इस मतलब फिर तो स्पष्ट ही है ये बात लगभग। बिल्कुल नहीं मतलब बस मैं क्यों विंडो हम लोग दे रहे हैं, क्योंकि विंडो का सिर्फ ये है कि शीर्ष स्तर से अगर कुछ वो नहीं आ रहा है, लेकिन जिम्मेदार लोगों की बात मैं कर रहा हूँ कि जिम्मेदार लोग ये कह रहे हैं कि हाँ बदलने का मूड है, बदला जा रहा है। और ये मूड अचानक नहीं बना, ये तो पूरे चुनाव कैंपेन को अगर आप पिछले 3 महीने को देखें, आज ही मुझे इस बात को फिर से कहा गया कि पिछले 3 महीने को अगर आप देखें तो सीधे पार्टी की रणनीति समझ में आ जाएगी कि पार्टी अब क्या करने जा रही है। तो लेकिन और बहुत से चेहरे लड़ाए गए थे, मतलब क्योंकि हम लोग प्रहलाद पटेल जी की बात कर रहे हैं कि केंद्र से भेजा गया, तो ऐसे और भी लोग थे, सांसद भी थे। तो किसी और नाम को आप नहीं मानते कि चर्चा करना ठीक होगा? अगर नेम वाइज अगर आप बात करें तो सीधे समझ में आएगा कि उस रूप में कोई वैसा स्वाभाविक विकल्प नहीं दिख रहा। अब टॉप लीडरशिप के कोई पसंद हो, दिल में उनके क्या चल रहा है वो अलग बात है, लेकिन राजनीतिक तौर पर जिन चीज़ों की आप व्याख्या कर सकते हैं या जहाँ से जो इंडिकेशन मिल सकता है, इन दोनों आधार पर देखें तो कोई और नाम नजर नहीं आ रहा है। नरेंद्र सिंह तोमर, जैसे नरेंद्र सिंह तोमर का केस ही आप लें कि बहुत भरोसेमंद हैं, पीएम मोदी अमित शाह दोनों बहुत भरोसा करते हैं उनके ऊपर, अच्छा उनका भी अनुभव रहा है, संगठन का भी, सरकार का भी, लेकिन फॉरवर्ड कम्युनिटी से आते हैं, ठाकुर कम्युनिटी से आते हैं। तो आप सोचिए कि ऐसे दौर में जब अपोजिशन जात को लेके इतना ज़्यादा बाउंडर खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, एक ओबीसी लीडरशिप को हटा के आप ठाकुर लीडरशिप को वहाँ पे देने का जोखिम उठा सकते हैं। राजनीति तो इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं देती कि हाँ ऐसा किया जाएगा, उस हिसाब से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से खारिज है। और बिल्कुल जुड़ा हुआ राज्य यूपी में योगी, इसमें ये ओबीसी और अगड़ा पिछड़ा के अलावा जो महत्वपूर्ण है, ठीक है नरेंद्र सिंह तोमर जी बड़े नेता हैं, अच्छे नेता हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन जिस तरह से अभी वो वीडियो आया, आप यहाँ भले कहें वो चुनाव भले जीत गए, तोमरों ने कहा कि भाई हमारे तोमर नेता को खींचे गया। दूसरा, किसान आंदोलन के दौरान भी मेरा ये मानना है कि कृषि मंत्री के तौर पर कोई बहुत अलग से प्रभाव छोड़ने में नाकाम रहे नरेंद्र सिंह तोमर। और केंद्र की राजनीति में नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में राज्यों से कुछ बड़े नेताओं के आने की आवश्यकता है, जिसमें मैं शिवराज सिंह चौहान को देखता हूं, और निश्चित तौर पर कोई ओबीसी ही वहां मुख्यमंत्री बनेगा, इतना तो लगभग तय है ना। अब समर्थक तो हर किसी का जो है आवाज लगाते ही, तो मैंने तो कैलाश विजयवर्गीय के नाम की बात नहीं सुनी है। एक और चीज मैं कह दूं, देखिए इसमें एक और समझिए, 24 के लिहाज से सब हो रहा है। कई नेता सांसद जिनको माना जा रहा है कि वो टिकट मांगते, टिकट के दावेदार होते, उन सबको भी इसमें एडजस्ट किया जाएगा। जो जीत भी गए हैं विधानसभा, उनमें देखा जाएगा किसको विधानसभा में रखना है और किसको नहीं रखना है। कई ऐसे सांसद थे जो जीत भी गए हैं विधायक, लेकिन उनके लिए भी बहुत शिकायतें थी, उसमें भी बहुत से बदलाव देखने को मिले। एक बड़ा बयान जो है अशोक गहलोत का आ रहा है इस वक्त। ऐसा लग रहा है अभी भी वो हथियार डालने को तैयार नहीं है, हम सरकार में नहीं तो पार्टी में। क्या कह रहे हैं वो सुनिए। सचिन पायलट को लेकर भी सवाल पूछा गया कि अब क्या सचिन पायलट ही भविष्य है। अशोक गहलोत का जवाब आप सुनिएगा।
प्रस्ताव पास हुआ है कि भाई हाईकमान जिसको बनाएगा नेता विधायक दल का, उसको हम सिर्फ स्वीकार करेंगे। सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ। ये हमारी परंपरा भी रही है, पूरी परंपरा का निर्वहन करते हुए प्रस्ताव पास हुआ। नतीजे जो आए उस पर भी कुछ चर्चा हुई क्या बैठक में? जो नतीजे आए, हार हुई, उस पर भी कुछ चर्चा हुई? देखिए, नतीजे तो जिस प्रकार छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में है और राजस्थान में, राजस्थान तो फिर भी डाउटफुल मानती थी, और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में तो एक धारणा थी कि कांग्रेस जीत रही है, पर नतीजे जो आए वो बिल्कुल अप्रत्याशित आए हैं। वोट शेयर कम नहीं हुआ, ना राजस्थान में, ना मध्य प्रदेश में, ना छत्तीसगढ़ में। जो पहले वोट शेयर था वो आज भी कायम है कांग्रेस के पास। ये शुभ संकेत है आगे के लिए। और अब जरा सचिन पायलट की बात भी आप सुनिए। सचिन पायलट अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी टोंक से तो जीते ही हैं, अब सवाल यही है कि उनकी भूमिका राजस्थान में कांग्रेस पार्टी क्या रखती है। सचिन पायलट इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, आज बैठक हुई, क्या मंथन हुआ, क्या चर्चा हुई? हम लोगों ने सर्वसम्मति से एआईसीसी को अधिकृत किया है कि अगला नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, इसका निर्णय दिल्ली से होगा। हम सब विधायकों ने सर्वसम्मति से उनको अधिकृत किया है। कहा जा रहा था कि कांग्रेस एक बार फिर सरकार बनाएगी, क्या कारण लग रहा है आपको कि ऐसी स्थिति नहीं बन पाए? इस बात का दुख हम सबको है और इसका विश्लेषण भी हम लोग करेंगे आने वाले समय में, क्या रणनीति में बदलाव करना है, क्योंकि हर बार हम सरकार बनाते हैं और फिर हार जाते हैं। अब 30 साल हो गए, तो इस परंपरा को तोड़ने के लिए हमने पूरी कोशिश की, लेकिन क्या कारण रहे इसका पार्टी में अंदर बैठ के चर्चा हम लोग करेंगे। मैं ऐसा मानता हूं कि अब लोकसभा चुनाव बहुत दूर नहीं है, इसलिए हम लोगों को मजबूती से मैदान में उतरना पड़ेगा। युवाओं को लेकर आप अक्सर बात करते हैं, युवाओं की भूमिका क्या हो, क्योंकि अब की बार जितने भी युवा कैंडिडेट उतारे उनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। बाकी स्थिति जब भी युवाओं को मौका मिला है उन्होंने परफॉर्म किया है। इस बार भी अनेकों लोगों को मौका मिला, वो जीत कर आए हैं। मैं तो हमेशा व्यक्तिगत रूप से इस बात में सबसे आगे रहा हूँ कि युवाओं को मौका मिलना चाहिए। आई ऑलवेज एडवोकेटेड यंग पीपल गेटिंग मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और कांग्रेस की बड़े फख्र की बात है, इतने सारे नौजवान जीत कर आए हैं हमारे। 2024 को लेकर कितने आश्वस्त और आपकी भूमिका क्या? पार्टी तय करेगी हमको क्या करना है। हम तो राजस्थान और देश के जनता के बीच में रहे हैं, एज अ वर्कर काम करते हैं। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टी ने हमेशा दी है उसको मैंने निभाया है, भविष्य में भी ऐसे ही होगा। तो सचिन पायलट कह रहे हैं कि युवाओं की वकालत मैंने हमेशा की है, युवाओं ने परफॉर्म किया है, जो सलाह देनी होगी प्लेटफॉर्म पर, पार्टी के प्लेटफॉर्म पर रखेंगे। लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये कि 2024 को लेकर कह रहे हैं जो भूमिका पार्टी तय करेगी मैं उसके लिए तैयार हूं। कैमरामैन राजेश्वर के साथ पवन नारा, इंडिया टीवी। एक टीवी पर एडवर्टीजमेंट आता था एक उत्पाद का, उसमें टैगलाइन पर अंत में उसका ये था कि ये दीवार टूटती क्यों नहीं। तो ये भी एक ऐसी दीवार है जो टूटने का नाम नहीं ले रही। पहले झगड़ा इस बात का था मुख्यमंत्री कौन होगा, और अब झगड़ा इस बात का है कि विधायक दल का नेता कौन होगा। अब इस दोनों नेता जो हैं इस पर आपने उनके बयान जो हैं वो सुन लिए, और अशोक गहलोत जो है ऐसा बिल्कुल स्पष्ट लग रहा है कि अभी भी वो राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की राजनीति के शीर्ष पर रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि राजनीति उन्हीं के इर्द गिर्द घूमे। अभी भी सचिन पायलट को अकोमोडेट करने की कोई भावना जो है कम से कम नजर नहीं आती। चुनाव में लेकिन ये जरूर दिख रहा था, चुनाव में वो सचिन पायलट के साथ अपनी तस्वीर भी रीट्वीट करते थे। सचिन पायलट अगर कोई वीडियो जारी करते थे वो उसको भी शेयर किया करते थे। लेकिन चुनाव खत्म, पैसा हजम, अब सब कुछ पहले के जैसा फिर दोबारा वही हो गया है। खेल खत्म, पैसा हजम हो गया है। देखिए, लेकिन ये एक चीज और दिखाता है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को अभी तक मुख्यमंत्री को लेकर बहुत मुश्किल नहीं हो रही, वसुंधरा भले वो कोशिश कर रही हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का संकट देखिए कि वो चुनाव हारने के बाद भी एक जवाबदेही जिम्मेदारी नहीं तय कर पा रहे हैं। वो अपने नेताओं को ये संदेश तक नहीं दे पा रहे हैं कि आगे आपकी भूमिका क्या होगी। और यहीं पर जाकर आपके कैडर को, आपके समर्थकों को, और अब तो बाकायदा कई बड़े नेता राजस्थान के खुलकर कहने लगे हैं कि भैया जिस तरह से सरकार चली उसमें हमें आने की कोई गुंजाइश नहीं थी। और उसमें सबसे बड़ा उदाहरण तो तब मिला जब मुख्यमंत्री का ओएसडी, यानी जिसके हाथ में सारी सत्ता की चाबी थी, जो आदमी सारे बड़े काम करने के पीछे उसी को था, वो क्या कह रहा है कि हाँ हमारी सरकार में सचिन पायलट का पीछा कराया गया, उनका फोन टैप कराया गया। आरोप उसी लोकेश शर्मा पर है कि वो उसी के इशारे पर हुआ। जाहिर है वो मुख्यमंत्री थे। तो मुझे लगता है कांग्रेस का ये बड़ा गंभीर संकट है कि सूत न कपास और जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। अब अगर इस स्थिति में पार्टी है तो कहां जाएगी, कैसे जाएगी, क्या करेगी लोकसभा में, ये तो अपने आप समझ में आता है।
कोई कोर्स करेक्शन अगर होना है कांग्रेस पार्टी के अंदर तो वो संकेत तो नहीं उसके दिखाई दे रहे। देखिए, ये तो अब तय हो जाना चाहिए कि भाई गहलोत साहब को अब हट जाना चाहिए बीच में से, क्योंकि मुझे लगता है पार्टी आलाकमान ही ये तय कर देगी कि सचिन पायलट जो है आगे के नेता होंगे राजस्थान में। अगर ऐसा नहीं होता है तो राजस्थान में मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस का कोई भविष्य जो है वो रहेगा। देखिए, कमलनाथ इतनी बुरी हार हुई मध्य प्रदेश में, क्या कमलनाथ ने अभी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया? अभी तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। छत्तीसगढ़ में इतनी बुरी हार हुई है, क्या वहाँ के सांसद खुद चुनाव हार गए? जो प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज कांग्रेस के, क्या उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कि प्रदेश अध्यक्षता में जिम्मेदारी लेता हूँ? वही राजस्थान में हालत है कि अशोक गहलोत आके नहीं कह रहे कि नहीं अब युवा नेतृत्व के लिए मैं जगह खाली करूंगा, विपक्ष का नेता कोई युवा बनेगा, अब मैं केंद्रीय टीम में जाना चाहता हूं। मुझे लग रहा है कि कांग्रेस को अब निर्णय लेना पड़ेगा कि इन तीनों राज्यों के अलावा अन्य राज्यों में जो बुजुर्ग नेता हो चुके हैं, जिन्होंने वहां मठाधीश बन के बैठे हुए थे लगातार कांग्रेस की सत्ता में, और कांग्रेस को वहां उन्होंने लगभग खत्म करने का काम किया है, नेतृत्व निर्णय ले, उन्हें प्रदेश की राजनीति से बाहर करे और नया नेतृत्व लेके आए, तभी कांग्रेस इन राज्यों में वापसी कर सकती है। भाई दोनों ही नेताओं ने एक वक्त पर पार्टी में बगावत की है। अब इतना फर्क है कि अशोक गहलोत ने बिल्कुल शीर्ष स्तर पर बगावत की है, उन्होंने तो भाई अध्यक्ष पद पर आने से इनकार कर दिया था। बिल्कुल सौरभ, आज भी उनका बयान देखें तो उन्होंने क्या कहा कि हमारा वोट शेयर घटा नहीं है, बढ़ा है और ये आगे के लिए शुभ संकेत है। तो बहुत स्वाभाविक सी बात है। और ऐसे भी आप देखें तो कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव भी लड़ना है और राजस्थान में अशोक गहलोत के सामने सचिन पायलट टिकते नहीं। लीडरशिप की अगर आप बात करें तो अभी भी अशोक गहलोत ही हैं जो कि पूरे प्रदेश के नेता हैं। सचिन पायलट सिर्फ एक पॉकेट के नेता हैं। कांग्रेस पार्टी को अभी उन्हें बहुत इन्वेस्ट करना पड़ेगा उनके भीतर पूरे प्रदेश का नेता बनाने में, और कांग्रेस पार्टी के सामने ये दुविधा जरूर रहेगी कि लोकसभा चुनाव से पहले आप गहलोत को नाराज ना करें। अच्छा, अब इस वक्त कमलनाथ का एक स्टेटमेंट आ रहा है, वो देखते हैं। और आप सबसे खुद ही बात कर लेंगे। जब ये भेज तो दे, मैंने सुन ली, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, रिपोर्ट करूँगा। कार्यकर्ताओं ने क्या बताया? सब कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है, सब उम्मीदवारों में बहुत जोश है। जो निराशा, मैंने किसी की निराशा की बात नहीं करी। की खबरें आ रही थी, कितनी सच्चाई है इसमें? किसी पद से आप इस्तीफा देने की बात खबरें हैं, कितनी सच्चाई है? ये उनसे पूछो जो बात कर रहे हैं। कमलनाथ कह रहे हैं मैं दिल्ली जा रहा हूं लेकिन हम हार से निराश नहीं है। यहां तक तो बात ठीक थी, भी हार से निराश नहीं है वो कह सकते हैं। बहुत जोश है कार्यकर्ताओं में, बड़ा उत्साह है कार्यकर्ताओं में। 8% वोट कम, 8% वोट का अंतर है वहां पर। सीटों का तो खैर आप सब लोग जानते ही हैं, तब उनका ये स्टेटमेंट है। नहीं सौरभ, मुझे लगता है कि जो बार बार कांग्रेस के प्रवक्ता, नेता और तो और उनके समर्थक पत्रकारों की जमात भी जो है ना वो आंकड़ा दे रही है। बिल्कुल, तो मैं तो कहूंगा जरा अमित शाह का वो बयान याद कीजिए। अमित शाह क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि हम 50% की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें इससे मतलब ही नहीं कौन किससे गठजोड़ कर रहा है। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में करीब 49% मत हासिल किए हैं। यानी आप कुछ भी कर लें, अगर 51 और 49 हो जाए, 52-48 हो जाए, तब भी तो किसी को मत मिलेंगे, तब भी आप मत प्रतिशत बताएंगे, लेकिन तब पूरे देश में आप पूरी तरह से साफ हो जाएंगे। और मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि अगर यही रफ्तार रही भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लोगों को जोड़ रही है, तो सचमुच 350 पार नारा नहीं रह जाएगा, हकीकत बनती दिखेगी 2024 में नरेंद्र मोदी की। और सौरभ, कांग्रेस के एक बड़े नेता पार्लियामेंट में कह रहे थे, ऑफ रिकॉर्ड बातचीत थी इसलिए हम लोग नाम नहीं ले रहे हैं, कि हमें पता ही नहीं चला और अभी तक ये बात हमें समझ में नहीं आ रही है कि कैसे हम हार गए। हम लोग ऊपर ऊपर लगे रहे और हमारे नीचे से कालीन खींच ली गई और हमें भनक तक नहीं। उसके बाद एक शख्स ने कहा कि ईवीएम जैसे ही उन्होंने कहा था, उनका तुरंत रिस्पॉन्ड आया कि बेकार की बात है, हम लोग बुरी तरह से हारे हैं। और कांग्रेस पार्टी के वो नेता मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा एक्टिव थे और उनका ये ऑब्जर्वेशन था कि हमें समझ में नहीं आ रहा। अरे बहुत से दर्शक ये सोच रहे होंगे भी अभी तक ईवीएम की चर्चा क्यों नहीं हुई, किसी ने खुलकर ईवीएम क्यों नहीं कहा है। आ चुकी है ईवीएम की बात और एमपी को लेकर ही आई। अभी आप एमपी के नेता की बात कर रहे थे, दिग्विजय सिंह पोस्टल बैलेट के नतीजे दिखा रहे हैं कल से। वो कह रहे हैं पोस्टल बैलेट के अंदर 21% ज्यादा वोट कांग्रेस पार्टी को मिला है और ईवीएम के वोट में हम लोग जो है वो 9% डाउन हो गए हैं। तो दोष उन्होंने साफ साफ दे दिया ईवीएम को। देखिए, मुझे ये तो ऐसा है कि अगर आपको कुछ और समझ नहीं आ रहा हो कि क्यों हार हुई है, तो आप जो ठीक रहा है ईवीएम पे फोड़ दें। तो फिर अगर जब जीत होती है तब भी कहना चाहिए कि हमने ईवीएम में कुछ गड़बड़ कराई थी। तो
ये तो अजीब सी बात है, लेकिन हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि जहाँ तक वोट परसेंटेज की बात जब कांग्रेस करती है तो ये बात कहीं ना कहीं सही है कि उनका वोट परसेंटेज बहुत गिरा नहीं है। लेकिन ये बात भी सही है कि बीजेपी ने एक प्रचंड बहुमत जो है वो हासिल किया, और वो तभी हासिल हो सकता है जब आप दूसरी पार्टी को रिजेक्ट कर दें पूरी तरह से, तभी ये जो है इस तरह की जीत हासिल हो। अभी हाँ मुझे लगता है कमलनाथ जो अशोक गहलोत ने कहा उस बात को दोहरा सकते हैं कि हमारा वोट बैंक तो स्थिर रहा, जितना 40.82% 2018 में मिला था उसी के आसपास रहा है। लेकिन कमलनाथ इस बात को समझ रहे हैं कि 68 सीटें कम हो गई है उनके, इसमें 66 सीटों पे आके पार्टी टिक गई है। तो मुझे लग रहा है इस बात पर खुशी मना रहे हैं कि जो 2018 में हम जाते हैं 2023 में भी हम वहीं टिके रहे, हमें न घटे न बढ़े, हम वहीं के वहीं रहे। नहीं देखिए, ये तो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं तो वो तो चले कुछ ना कुछ तर्क गढ़ते हैं, कहते हैं अपनी पार्टी को और अपने कार्यकर्ताओं को निराशा से बचाने के लिए। जो बाकी जो समर्थक वर्ग है और उसमें भी लोग हैं, एक मैं आपके मित्र की बात बता दूं, योगेंद्र यादव जी की बात कर लें। उन्होंने जो है एक वीडियो जारी करके कुछ डेटा जारी किए, क्योंकि वो भी डेटा के आदमी हैं वैसे तो। उन्होंने बहुत सी बातें कही, मैं अंत का बस के उनका स्टेटमेंट आपको दिखा रहा हूँ कि इन्हीं नतीजों को, विधानसभा चुनाव के नतीजों को अगर आप लोकसभा के लिहाज से देख लीजिए, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मत जोड़ लीजिए, तो एमपी में पिछली बार 1 थी, इस बार 5 सीटें कांग्रेस को आएंगी। छत्तीसगढ़ में 2 के बदले 3, राजस्थान में 1 भी नहीं थी, 11 सीट इस बार आएंगी, 24 में आएंगी। देखिए सौरभ जी, योगेंद्र जी का आपने नाम लिया तो वैसे मैं किसी के लिए कोई ऐसी टिप्पणी करता नहीं हूँ, और चूंकि इस चैनल पर हूँ तो वैसे भी राष्ट्रीय चैनल पर ये नहीं करता हूँ। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनका चरित्र उनके व्यवहार से बिल्कुल मेल नहीं खाता है। योगेंद्र यादव उसका देश में बड़ा उदाहरण है। जो व्यक्ति सारी जिंदगी सेफोलॉजी, चुनाव विश्लेषण करता रहा और जहां जहां करता रहा उसका उल्टा होता रहा। जो व्यक्ति कहता था कि हमने अखिलेश यादव के लिए पिच बना दी है, अखिलेश यादव साफ हो गए, योगी आदित्यनाथ प्रचंड बहुमत से जीत गए। जिस व्यक्ति को यह पता है कि इस तरह से रिलेशन करके अगर आप देखेंगे तब तो फिर सभासद उसी हिसाब से बना दो, नामित नहीं होते हैं। योगेंद्र यादव डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का मतलब भूल गए। और एक ही व्यक्ति जिसका एक मत होता है वो वार्ड में अलग वोट करता है, असेंबली में अलग करता है, पार्लियामेंट्री में अलग करता है, जो एमएलसी का इलेक्शन होता है, जो अलग अलग स्नातक निर्वाचन और उसमें अलग करता है। यानी जो लोकतंत्र की मूल अवधारणा है वो भी इन लोगों को ध्यान से उतर गई। और दुर्भाग्य इसका क्या है, कांग्रेस पार्टी ऐसे सलाहकारों से सलाह लेकर लड़ाई लड़ने की सोच रही है। जब सोचिए, जब कम वोट प्रतिशत था, सरकार नहीं थी, और राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, देश के कई राज्यों, कर्नाटक, जब वहां पूरी तरह से साफ कर दिया, तो अभी वाली आंधी कहां ले जाएगी, शायद 0 के अलावा और कोई आंकड़ा दिखेगा नहीं। लगेगा कि अभी गिनती शुरू होने वाली है। चलिए, आज चर्चा खूब हुई तीनों राज्यों के बारे में। अब एक समय आज इतना ही था कहानी कुर्सी की में। शुक्रिया करेंगे हमारे मेहमानों का, हर्षवर्धन जी, राहुल जी, समीर जी, देवेंद्र, आपका बहुत धन्यवाद।